राजा तनवीर साहब नाम है हमारे जो मेहमान हैं। इनका तल्लक मीरपुर सेंसा से है। तो बरतानिया में होते थे। गुज़श्ता तकरीबन 12-14 साल से बरतानिया छोड़ के ये आज़ाद कश्मीर आ गए हैं। उसकी वजह ये बनी कि इन्हें दर्द जागा अपनी रियासत का, महकूम मज़लूम जो हमारी रियासत थी। तो उन्होंने समझा कि मैं बरतानिया में रह कर अपनी ज़िंदगी तो बेहतरीन गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरी कौम जो है वो ग़ुलाम है। तो सब कुछ छोड़ के वो आज़ाद कश्मीर आ गए और अब अपनी रियासत के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी वहदत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान राजा तनवीर साहब और उनके साथ तशरीफ़ लाने वाले तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए, आपको वेलकम करते हैं। और जिस तरह अभी शाह साहब ने आपका तारफ़ कराया है कि आपकी तारीख़ आज़ादी के लिए, और बड़ी बात यह है कि आप फ़र्ज़ंद कश्मीर हैं, तो इसलिए हम आपके तमाम आपकी इस जदोजहद को सलाम पेश करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की खातिर, उसकी आज़ादी की खातिर, उसके महकूम लोगों की आवाज़ बनने के लिए बार एसोसिएशन हवेली जो है वो इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना होगी। और ये जो ख़ित्ता है ये हवेली का ख़ित्ता, ये बड़े इनकलाबियों का ख़ित्ता है। यहाँ पे बड़े तारीख़ी हिस्टोरिकल लोग रहते हैं और बेशक हम जो है वो तीनों तरफ से दुश्मन के उसमें नरगे में हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो यहाँ के लोगों में आज़ादी की तड़प बहुत ज़्यादा है। और इस तरह हम सारे लोग जो हैं वो अपने मादरे वतन के साथ पूरी तरह उसकी आज़ादी के लिए, उसकी वहदत के लिए, उसके तशख़्ख़ुस के लिए हम वक्त जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। उसके बाद जो है मज़ीद वकला ने अगर कोई सवाल करने वो भी करेंगे और आपने जो बात करनी है वो भी करें। शुक्रिया जनाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मसूद साहब और बाकी जितने भी दोस्त अहबाब हैं, वकला हज़रात हैं यहाँ बार एसोसिएशन हवेली में। मुझे 2-3 बार एसोसिएशंस में इससे कबल ख़िताब करने का मौका मिला, कोटली में, मुज़फ़्फ़राबाद में, निकियाल में, खोरटा में। तो चलो उसमें एक इजाफ़ा हो गया। अभी हमारा अपना जो इलाका सेंस है उसमें अभी बाकी है। मैं कोशिश करूँगा कि जो मसला तो हमारा बेसिकली कौमी नोयत का, जिसके अंदर बहुत अहम सियासी पहलू भी हैं, लेकिन जो उन सियासी पहलुओं के अंदर जो कानूनी पहलू हैं वो मैं उनके मतलब आप दोस्तों से बात रखने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा आप दोस्तों को कुछ सोच विचार करने पर मजबूर करने की कोशिश करूँगा। मुख्तलिफ़ जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं इस रियासत के, जो यहाँ पे भी हैं और जो दुनिया में फैले हुए हैं, हमारी एक ट्विटर के ऊपर स्पेस होती है जो पिछले 387 दिन से लगातार हर शाम 9 से 11 बजे होती है और उसमें इतवार का दिन होता है जहाँ पे हम कानूनी और आइनी माहिरीन को दावत देते हैं और उनके साथ सवाल जवाब होते हैं। तो एक चीज़ जो हम लोगों ने जिस पर कंसेंसस आया है वो ये है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में है, इसकी जो बुनियादी आइनी डॉक्यूमेंट है वो 24 अक्टूबर 1947 को एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन की शक्ल में सामने आया और उसमें जो उस डिक्लेरेशन के पीछे जो सदर सामने आए वो सरदार इब्राहिम साहब थे, जिनका तल्लक कोट मत्ते ख़ान रावला कोट से है था। उस बयान को पढ़ना और रिव्यू करना, नज़रसानी करना हम सब के लिए इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ बातें थी, लेकिन 3 अहम बातें हैं जो हमारे लिए आज और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगी। एक तो बात उसमें ये लिखी थी कि हमने महाराजा के ख़िलाफ़ बगावत की, क्योंकि लोगों ने कहा जी ये ज़ालिम है, ये टैक्सेस बहुत हैं और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की इम्तियाज़ी सलूक है। मुख्तलिफ़ एक बंडल ऑफ शिकायतें वो सामने आई। तो उसके नतीजे में उन्होंने कहा जी कि हमने बगावत इसलिए की क्योंकि लोगों ने कहा। तो अगर लोग आपको बगावत पर उकसा सकते हैं तो फिर वही लोग
पॉलिसी मेकिंग में और जितनी भी मामलात हैं जो रियासत के हवाले से हैं, इसका मतलब है कि आपको हर मामले पर सबसे पहले आवाम से रुजू करना पड़ेगा। तो ये एक हमें नज़र आ रहा है कि उस दिन के उस बयान से लेकर आज तक उसके बाद आवाम का कहीं जो है वो फीचर नहीं है। उसके बावजूद कि इंडिया और पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशंस और ब्रितानिया उन सब ने भी शुरू में अवामी रेफरेंस दिया। इन पिछले दिनों में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में केस चला है आर्टिकल 370 की डीऑपरेलाइजेशन के मुतल्लक, तो उसमें भी जहां सरकारी वकील थे वो भी इस बात पर स्टक हुए कि जनाब जब ये अमल किया गया सेंट्रल या जो दिल्ली की गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे अवामी रेफरेंस कहाँ था, जबकि वहाँ के जो सियासतदान जो इंडिया के इल्हाक़ के भी हामी थे और दीगर जो मुख्तलिफ एक्टिविस्ट थे वो जेलों में डाले गए और एक गवर्नर के ज़रिए से उन्होंने ये अमल करवाया। तो अवामी रेफरेंस पर इंडिया भी स्टक हो जाता है, पाकिस्तान वाले भी स्टक हो जाते हैं अगर आप इनके आर्टिकल 257 की रोशनी में चीज़ों को देखें। जो वो आर्टिकल जो यहाँ पे एक्ट नाफिज है वो या कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज है अगर कुछ लोग ये कहें, तो ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा और ब्रितानिया उन्होंने भी अवाम का रेफरेंस लिया, आज तो नहीं लेते वो। यहाँ पे जो हमारे सियासतदान हैं वो भी इस अवामी रेफरेंस को बोलते हैं और ये वही चीज़ है जो हमें जेन्युइन हक़ की हाकिमियत की तरफ ले जा सकती है कि अगर आज हम इन चीज़ों को रिव्यू करें, उस वक़्त तो ये मुमकिन नहीं था 47 में कि रियासत के जितनी भी आबादी थी उससे राय ली जाए, लेकिन आज मुमकिन है और इस वजह से हम ये एजुके रेफरेंडम 2023 के नाम से 23 मई को शुरू किया। आज 136 दिन हो गए हैं और 10 की 10 अजला में और 35 की 35 तहसीलों में, और कोशिश ये भी की है कि तहसीलों के नीचे यूनियन काउंसिल लेवल पर भी ये बल्दियाती जो इलेक्शंस हुए इससे कबल तकरीबन 194 यूनियन काउंसिल्स थे और जब ये हुए तो इसमें काफ़ी इजाफा हुआ, 290 तक यूनियन काउंसिल्स का जिक्र होता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तक ये फार्म पहुँचे और उसमें एक सवाल हम पूछ रहे हैं जो इससे कबल हम लोग क्लैरिफाई या वजाहत नहीं कर सके। क्या आप चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ऐसी बाइख्तियार हुकूमत हो जिसके पास तमाम मालियाती, इंतज़ामी, सियासी, समाजी और सिक्योरिटी अमूर पर कानून साजी और फ़ैसला साजी का मुकम्मल और गैर मशरूत इख्तियार हो? इस जुमले से आपने अंदाज़ा किया होगा कि ये कानूनी तौर पर ही ये सवाल फ्रेम किया गया और हमारे एक बैरिस्टर साहब हैं हमीद बशानी साहब, जिनका तल्लक बुनियादी तौर पर बनजोसा रावला कोर्ट से जो बहुत ज़माने से कनाडा में है, जहाँ पे उनकी अपनी एक लॉ फर्म है और वहाँ जाने से पहले यहाँ पे वो NSF की सियासत में भी रहे हैं और उन्होंने लॉ प्रैक्टिस भी की है यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये एक सवाल है जिसके ऊपर येस और नो या डोंट नो की शक्ल में जवाब चाहिए। जिन लोगों ने इसके ऊपर कोई तहरीरी तौर पर कुछ लिखना है तो उनके लिए इजाफ़ी शीट भी मौजूद है। तो 24 अक्टूबर का जो बयान था कि जनाब लोगों की वजह से हमने बगावत की, अभी कल परसों हम में कुछ डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था, कुछ FIRs जो दर्ज हुई हैं मुख्तलिफ एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़, तो उसमें कहीं पे लिखा था कि जो बिजली की बिलात नहीं जला रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो वो बेसिकली बगावत कर रहे हैं। तो हुकूमत ख़ुद भी तो बगावत के नतीजे में पैदा हुई, तो यानी कि बागी यानी कि गुड बागी या बैड बागी फिर कौन फ़ैसला करेगा? ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे और आपको हम सब को ये सोचना है और अवामी रेफरेंस ही वो चीज़ है जो हमें अपने इख्तियारात दिलाने में वो मददगार और वो यूज़फुल साबित होगी निस्बतन बाकी और चीज़ों के। हमारे लोगों के अंदर एक जहन में या हमें ये सिखाया गया कि पता नहीं दुनिया के जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, हम कोई उनको इम्प्रेस करके या उनको मुतासर करके हम कोई अपने लिए कोई कंसेशन या अपने लिए कोई हकूक़ लेने में कामयाब होंगे। लेकिन वो हिकमत अमली दुनिया में कहीं पे भी किसी भी वक्त दुनिया की तारीख़ में ऐसी कोई हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई, ना ही वो हो सकती है।
जो भी कौमें आज़ाद होती हैं या कामयाब होती हैं वो अपने ही बलबूते पर, अपने ही स्ट्रगल से और अपने ही लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करके वो आगे बढ़ती हैं और उनके पास कुछ ना कुछ यानी कि गुड्स प्रोडक्ट्स बनाने में या सर्विस डिलीवरी में उनके पास कोई ना कोई एडवांटेज होती है जो बाकी दुनिया से उनको बेहतर या उनको compete करने में मददगार साबित होती है। यानी कि दरख्वास्त देने से या रोना धोना करने से कोई किसी को कुछ नहीं मिलता। तो एक तो पॉइंट ये था 24 अक्टूबर के डिक्लेरेशन के हवाले से। दूसरा पॉइंट ये था जिसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं इंडिया पाकिस्तान की शक्ल में, हमने इनके साथ दोस्ताना और बराबर के ताल्लुकात रखने हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमने एक जियो पोलिटिकली न्यूट्रल पोस्चर रखना है, हमने तरफदारी या जनबदारी किसी की तरफ नहीं करनी है। तो वो भी चीज़ बाद में नज़र आया कि हम एक्चुअली जानिबदारी कर रहे हैं। हम अपने मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में हैं उनके साथ जानिबदारी कर रहे हैं। तो जानिबदारी में मसला ये होता है कि जब आपके पास दुनिया की सबसे कीमती जगह है, जब आप किसी एक मुल्क के साथ जानिबदारी करेंगे तो आप दीगर मुल्कों को मौका देंगे कि वो भी आपकी लोगों को मोटिवेट करके, इंकरेज करके वो अपनी तरफ खींचें। और जैसा कि हम चीज़ें देखते आए हैं, तो इस टेबल टेनिस के मसले से निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ऑलरेडी दुनिया में एग्ज़ाम्पल स्विट्ज़रलैंड की शक्ल में भी हैं। वो भी एक पहाड़ी इलाका और पानी के मंबे की जगह है और उसके इर्द गिर्द भी बड़े बड़े ममालिक हैं जो उन पानी के ऊपर उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम तल्लुक़ है। तो उन लोगों को आज से 500 साल पहले समझ आई कि जब हम जानिबदारी दिखाते हैं किसी एक मुल्क की तरफ या किसी एक कुव्वत की तरफ, तो हम बाकी कुव्वतों के दरमियान जो है ना एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक फसाद जो है ना वो बर्पा करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही होता है। तो स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने जो 500 साल पहले समझ आई, उनको हमें आज 2023 में समझ आनी चाहिए। तीसरी बात जो उस 24 अक्टूबर के डिक्लेरेशन में थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो अक़लीतें यहाँ पे मज़हबी अक़लीतें, हिंदू, सिख वगैरह, हम उनको भी हुकूमत में शामिल करेंगे। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हुकूमत थी यहाँ पे और जो निज़ाम यहाँ पे चला उसमें हिंदू सिखों को तो यहाँ पे रहने की गुंजाइश नहीं रही, उनको यहाँ से भागना पड़ा। उनका हुकूमत में हिस्सा लेना तो बहुत दूर की बात है। इन 3 चीज़ों को हम एड्रेस कर रहे हैं इस अवामी रेफरेंडम के ज़रिए से। एक तो ये है कि हम हर शहरी से जो 16 साल से ऊपर है, मर्द व ख़वातीन, यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे कहलाते हैं, और फिर जो हमारा डायस्पोरा है सारी दुनिया में जो फैले हुए लोग हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, यूरोप में, बिलखुसूस इंग्लैंड में, नॉर्थ अमेरिका में और बाकी दुनिया में भी हमारे लोग फैले हुए हैं, उन सब से ये राय ले रहे हैं इस सवाल पर। और फिर एक तीसरा तबका है जो हिंदू और सिख वारिसीन है, यानी कि वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए 1947 में या उसके बाद, तो उनके जो आज अहलो आयाल है और औलाद है, हम उनसे भी ये राय ले रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि इसमें इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के लिए भी, कि हम ऐसा डेटा सेट इकट्ठा कर रहे हैं जो ना इंडिया के पास है, ना पाकिस्तान के पास है, ना दुनिया में किसी और इदारे के पास या किसी मुल्क के पास है। और डेटा राय की शक्ल में और जो चीज़ें राय की मुतल्लिका हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम, उम्र, वालिद साहब का नाम, दादा का नाम और जो इलाका है, और वो लोग जो माइग्रेट करके उधर से जम्मू कश्मीर के उस तरफ से इधर आए, वो कब आए, किस जगह से आए, और वो लोग जो हमारे बाहर दुनिया में फैले हुए हैं वो किस सन में गए और कहाँ पे रहते हैं, और फिर पेशा। ये जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं, यही एक्चुअल दौलत और बुनियादी दौलत यही है। जिस तरीके से पुराने ज़मानों में सोने की कानों पर लड़ाइयाँ होती थी और हर कोई ताकत ये समझती थी कि अगर फ़लाँ सोने की कान हमारे कब्ज़े में आ गई तो हमें बढ़तरी होगी। तो उसके बाद फिर तेलों के काने या तेलों के कुएँ जो है ना, वो जब दरियाफ़त हुए तो उनके ऊपर भी लड़ाई होती थी। तो कुव्वतें यही समझती थी कि जिसके पास तेल के कुएँ आ गए वो ताकतवर होगी। तो आज के ज़माने में सोने से और तेल से ज़्यादा कीमती है हमारा डेटा। देखिए, आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, आप डेटा देते हैं, आप स्कूल में, तालीमी दरसगाह में
बच्चे को दाखिल कराते हैं, आप डेटा देते हैं, आप आईडी कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, आप डेटा देते हैं, आप वोटिंग करते हैं, डेटा देते हैं, आप दुनिया की हर चीज़ में आप फेसबुक का अकाउंट खोलते हैं, आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, आप बेशुमार जो दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, आपका डेटा जाता है। तो जब आपका डेटा ऑलरेडी फिर रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो क्यों ना वो सारा डेटा एक ऐसे डेटाबेस में आए जो हक़ की हुक्मरानी को और दुनिया के मियारी आला और आलमी मयार के हुक्मरानी के लिए और हक़ हाकमियत के लिए इस्तेमाल हो। यही हमारी गर्ज़ है और यही चीज़ मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि जो आइनी और कानूनी जो दस्तावेज़ या जो शक्ल यहाँ पे जो इस्तेमाल में है, ज़ाहिर हमारी अदालतें भी वही इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। ठीक है, जब आप लोगों को किसी एक नज़रिए पर पाबंद कर रहे हैं, आप बेसिकली उनकी हकूक़ को सर्व कर रहे हैं। और दुनिया में जितने भी कौमें आई हैं, जितने भी कुव्वतें आई हैं, सब ने ये तजुर्बा किया कि हम सब लोगों को हम एक बयानिया के ऊपर या एक नज़रिए के ऊपर पाबंद करें। दुनिया में कभी भी ये कामयाब नहीं हुआ, कभी भी। बड़ी बड़ी ताकतों ने कोशिश की। तो लोगों को, हर इंसान को उसका जो मर्ज़ी नज़रिया हो, जो मर्ज़ी सोच हो, जो मर्ज़ी अकीदा हो, ये उसका अपना एक बुनियादी हक़ है। उसको ना मैंने पैदा किया है ना आपने, उसको तो खुदा ने पैदा किया है। ठीक है, तो जो पैदा करने वाला है, जब उसने इंसान को वो कुदरती तौर पर वो शऊर और वो इख्तियार दिया है, तो उस इख्तियारात में के अंदर पाबंदी लाना, मैं समझता हूँ कि ये गैर कुदरती और गैर फितरती अमल है। लिहाजा इससे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जो आइनी मामलात हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है दुनिया में कोई भी कानूनी ढांचा होता है, अदलिया का ढांचा होता है या इंतज़ामिया, वो किसी एक सियासी फ्रेमवर्क के अंदर से पैदा होता है। वो बज़ात ख़ुद तो अदलिया पैदा नहीं होती। तो जो पॉलिटिकल रेफरेंस है, उसके मतलब जो मैंने डॉक्यूमेंट आपके सामने 3 पॉइंट्स जो सच साबित नहीं हुए 47 में, उनको रिव्यू करना हमारे लिए ज़रूरी है। और आने वाले वक्त में ये जो राय हम ले रहे हैं, कई लोगों ने हमसे पूछा कि जब आपने राय ले ली है, इस वक्त हम तकरीबन 12% लोगों की राय और डेटा ले चुके हैं। जब आप ये ले चुके हैं तो फिर क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में कौमें जो है वो एक हजूम बनकर अपने फ़ैसले नहीं करती या निगोशिएशंस नहीं करती। हमेशा वो हजूम अपने अंदर से अवामी नुमाइंदे ढूंढते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली के जो लोग हैं, अगर वो इस सवाल की पैरवी कर सकते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो इस सवाल की पैरवी नहीं कर सकते, तो मेरा और आपका फ़र्ज़ ये है कि हम मुतबादिल अवामी नुमाइंदे तलाश करें, ताकि वो हमारी बात एक टेबल के ऊपर जाकर कर सके। क्योंकि कोई भी मसला होता है सियासी, वो बिल आखिर टेबल पे ही हल होना पड़ता है। और टेबल की जो तैयारी है, हमने जो देखा है पिछली हिस्ट्री में कि हमारे लोगों की कभी टेबल की तैयारी नहीं होती है। ठीक है, वो एक एग्ज़ाम्पल है कि आज से कोई 25 साल पहले स्विट्ज़रलैंड में एक बैकडोर या खुफिया तौर की एक मीटिंग हुई, जिसमें उस पार के भी मुख्तलिफ़ लोग और इस पार के लोग वो मदऊ किए गए। तो जब यहाँ से लोग जा रहे थे, उनमें से एक जो शामिल था आदमी, उसने मुझे ये सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा जी कि जो यहाँ की तरफ से जो लोग गए थे, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जनाब आज तो हमने उस तरफ के लोगों का जो बयानिया है उसको हमने जो है बिल्कुल हरा देना है, और उनके पास कोई अल्फाज नहीं होंगे, उनके पास कोई दलील ही नहीं होगी कि वो जो है ना हमें काउंटर कर सके। तो वो जब बैठे टेबल पर वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, तो इत्तेफाक से जो उस तरफ से जो हमारे शहरी थे, उन्होंने बात शुरू की। तो वो एक आदमी ने अपनी बात मुकम्मल की, तो इस तरफ से जो यहाँ से गए हुए थे वो सारे बेचारे खामोश हो गए, क्योंकि जो उसने बातें की उनके लिए इनकी कोई तैयारी ही नहीं थी। ये टोटली प्रोपेगेंडा, और जो चीज़ें हमें पीटीवी से या उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान से सुनने में आती रही या अखबारों में आती रही, हमने तो उनके ऊपर सहारा लिया। हमने तो बाकी दुनिया की क्या सोच है या दुनिया क्या म्यार है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं रहा। तो आज के दौर में जो एक वेरी इंटरकनेक्टेड दुनिया है, इसमें मुझे और आपको अपनी सलाहियतें और अपनी कारकर्दगी जो है वो एक ऐसे लेवल पर लानी पड़ेगी जिसमें दुनिया जो है ना वो हमें
भेड़ बकरी ना समझे, बल्कि हम एक तख्लीकी क़ुव्वत रखने वाले कौम और इंसान समझें, और वो उनको नज़र आए कि हमारे अंदर वो सब सलाहियतें हैं जिससे हम दुनिया में हर फील्ड में कम्पीट कर सकें। हमारे लोग, सच्ची बात है, इस वक्त तक इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मज़म्मत और मज़ाहमत में जो अवामी एक्शन कमेटीज़ की शक्ल में पिछले 5 माह से देख रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत वो इंस्पिरेशन भी मिल रही है, और नज़र ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब हम ऐसी डगर पर जा रहे हैं जहाँ पे लोग, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, या इवन इंडिया की हुकूमत हो, कि वो उनको नज़र आ रहा है कि ये लोग अब मतलब वो सीरियस लोग हैं जिनको टेबल पर हराना आसान नहीं होगा। और ज़ाहिर है टेबल के ऊपर क़ुव्वत आपकी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर है तहकीक और अवामी रेफरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस इतनी ही बातों पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। जितनी ज़्यादा बातें करूँगा तो इतनी ही कम चीज़ें लोग कैप्चर करेंगे। तो 3 खुलासे में 3 चीज़ें जो 24 अक्टूबर के बयानिए में मुझे और आपको रिव्यू करना है कि अगर बगावत लोगों के कहने पर हुई तो फिर लोग ही मुकद्दम हैं, तो लोगों की रेफरेंस के बगैर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस बयानिए में लिखा था कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के साथ बराबर के ताल्लुकात रखने हैं, तो हम ये कहते हैं आज के दौर में हमने सारी दुनिया के साथ बराबर के ताल्लुकात रखने, ताकि हम किसी पॉलिटिकल गेम में या जो शतरंज है दुनिया में खेली जाती है, हम उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि उसमें हम मारे जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हिंदू और सिख हैं वारिसीन इस रियासत के, अब मैं और आप रियासत के 6% रकबे पर बैठे हुए हैं, तो हमारी जो इंटरेस्ट हैं और हमारे जो स्टेक्स हैं वो बाकी 94% में भी हैं। तो क्या 6% की कंफर्ट के लिए, या जो हमने यहाँ पे निज़ाम बनाया हुआ, या जिस तरीके से हम यहाँ पे चल रहे हैं, क्या इस 6% के लिए हमने 94% को कुर्बान करना है? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अक्लमंदी है। तो जो हिंदू और सिख इस ख़ित्ते के हैं, जो 20% भी नहीं बनते अगर हम सारे उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लाएँ। इस वक्त मैंने जो तखमीना लगाया है वो तकरीबन 13-14 लाख हैं जो उनकी जो अहल औलाद हैं। अब यहाँ की जो आबादी है वो 45-50 लाख है, तो उस ज़मीन में भी तकरीबन 20% से भी कम वो लोग बनते हैं। तो वो 20% को हम अकोमोडेट करेंगे, तो जो उस पार जो हमारी रियासत में हमारे स्टेक्स हैं उनको लेने में कोई हमें काउंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जब हर चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों पर मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि नज़रसानी करें, और ये जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी नीचे घर घर तक मुंतकिल होगी तो तभी ये मुकम्मल होगी। और जो डेटा एक घर के पास या एक गांव में जो एक कबीले के लोग हैं, जो डेटा उनके पास होता है वो दुनिया के किसी इदारे के पास नहीं है। जो असल सोर्स है वो लोग ही हैं। तो इसमें आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इसमें देखें। ये फार्म यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, हमारे मोहतरम दोस्त इनके पास भी आपको मिल जाएगा, और आप मेरा भी नंबर और डिटेल्स ले सकते हैं, ताकि जब भी आप चाहें आप मुझसे सवाल कर सकें। जी, वैसे किसी का अगर सवाल हो, मैं चाहूँगा कि चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं मुकालमे की शक्ल में, और जहाँ भी सवाल किए जाएं शायद मेरी इब्तदाई बातों से इतनी समझ ना आए जितने की अगर दोस्त क्लैरिफिकेशन के लिए, वजाहत के लिए मुझसे सवाल पूछें और उनसे जो जवाब आए शायद वो बेहतर तरीके से, बेहतर पॉलिश्ड रिफ़ाइन तरीके से वो बात आगे आए। तो किसी दोस्त का अगर सवाल हो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ये माइक मुख्तसर से वो आपका जो ये अगर सॉरी मैं देता हूँ, यानी वेरी प्रिसाइज जो ऑब्जेक्टिव है जी जी उससे थोड़ा सा अगर मुझे आप कि ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका क्या? अक्सर दुनिया में मुल्क या हुकूमतें 2 ज़रिए से बनी हैं। एक या तो जंग व जदल की नतीजे में नहीं, वो तीसरी चीज़ है।
दूसरी जो अक्सर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भी बहुत कम मुल्क बने तो हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सुपर पावर्स के साये में निगोशिएशंस हुए, जहाँ पे सुपर पावर्स की जो तहफ़्फ़ुज़ात या ज़रूरियात थी उनको अकोमोडेट किया गया और छोटे पावर्स या छोटे मुल्कों को मतलब अपना मुल्क बनाने की इजाज़त दी गई। जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और जितने भी कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने अक्सर जगहों पर निगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए से जो है वो इक़्तिदार दिया है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में हुआ है। तो हम जो कर रहे हैं ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मेथड है, जिसमें जो 24 अक्टूबर का बयान था, जो फंडामेंटल बुनियादी बात है, इतना शऊर था। तो आज हम दुनिया के सामने और अपने लोगों के सामने और इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनके सामने हम ऐसा प्रोसीजर इख्तियार कर रहे हैं जिससे हम हर शहरी से इस सवाल पर राय ले रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर में ऐसी बाइख्तियार हुकूमत हो जिसके पास तमाम मालियाती, इंतज़ामी, सियासी, समाजी और सिक्योरिटी अमूर पर कानून साजी और फ़ैसला साजी का मुकम्मल और गैर मशरूत इख्तियार हो। इस सवाल में हम 100% जो 16 साल से ऊपर मर्द व ख़वातीन हैं यहाँ पे जो बाशिंदे हैं और जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, और वो हिंदू और सिख जो वारिसीन हैं उन लोगों के जो यहाँ से भाग कर गए हैं 47 में, तो ये काफ़ी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने सब डेटा कलेक्ट कर दिया और आपकी हुकूमत बन गई। आपको अवामी नुमाइंदे चाहिए जो मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हैं, अगर वो इसको ऑन करते हैं मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। हमने जो है ना वो आम चाहिए ना, हमने वो ट्रेनिंग के लिए, हाँ जी हाँ। तो अगर फ़र्ज़ करें कि जो असम्बली मेंबरान है वो इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो फिर आपको मुतबादल अपने ही लोगों के अंदर से आपको अवामी नुमाइंदे ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बिल आखिर निगोशिएशंस जो टेबल पे होंगी वो ज़ाहिर है किसी रेफरेंस से होंगी, और उस टेबल के ऊपर ज़ाहिर है आपके नुमाइंदे बैठेंगे। आप पूरा हजूम तो नहीं ना बैठेगा एक जगह पर, और वो तो पॉसिबल हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, ये ज़बरदस्त जो इक़दाम है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और ये सच बात तो ये है कि बग़ैर किसी सियासी उस अटैचमेंट के या किसी और प्रव्यू को छोड़ छाड़ के, सिर्फ़ एक कश्मीरी होने की हैसियत से, हमारा कश्मीरियों का एक तशख़्ख़ुस है, कश्मीर की एक अलग से हिस्ट्री है जो पाकिस्तान से और इंडिया से कई हज़ार साल पुरानी, आप में उसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये जो आपका मतलब है इसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा एहसन इक़दाम है। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम अपने इस मौजूदा दुनिया के सिनेरियो में जब लोग चाँद पे पहुंच चुके हैं तो हमें भी अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हमें बिल्कुल इस तरह के नुमाइंदगान का इंतखाब करना चाहिए, उसी तरह की लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कश्मीरियों की एक अपनी ज़ाती पहचान है। हम ये जिस तरह वो मतलब वो साइंटिफिक टर्म है कि तफैलिए बन के किसी के साथ वो करते रहें, तो ये बात नहीं है। इसका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह इआदा भी करते हैं, आपको यकीन दहानी भी करवाते हैं कि हम इसके साथ एग्री करते हैं। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है और ये हमें अपने इस्तेकाम के लिए और हमारी ज़ाती शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नायती ज़रूरी अमल है। इसमें ना तो किसी के ख़िलाफ़ बगावत है ना किसी के ख़िलाफ़, लेकिन जहाँ पे इस्तेसाल हो रहा हो, जहाँ पे हक तलफ़ी हो रही हो, तो वहाँ आवाज़ बुलंद करना हर इंसान का बुनियादी और फंडामेंटल आइनी हक़ है और इस हक़ को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया जी। किसी और दोस्त ने कोई सवाल? जी ज़रूर। सर कश्मीरियों की पहचान है, ये जारी रखे तब तारीख में गर्मजोशी पैदा। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारी बार में। और उसके बाद साफ ज़ाहिर है एक बड़ी आज के दौर में जो देखा जाता है एक बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और कश्मीरियों के लिए आपके दिल में तड़प हुई, इसके लिए भी हम आपको मशकूर किया है। ये मेरा ख़्याल है कि पूरी कश्मीरी कौम की एक आवाज़ है जो आपका पैगाम है। आपने अपने ज़ाती जो मफाद है, जो ज़िंदगी एक बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी, इसको सेक्रीफाई करके यहाँ कश्मीरी कौम के लिए आए हैं, इसके लिए शुक्रगुज़ार हैं हम आपके कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो जानना यह है कि जिस तरह यूएन की रेजोल्यूशन
आज से जो है ना वो 70-75 साल पहले हुई हैं, वो भी उसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई थी और यही है कि अवामी राय की बात की गई थी उस वक्त भी। तो एक हिस्सा तो सवाल का ये है कि क्या आप वही जो हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया था उसी के हवाले से जो पब्लिक ओपिनियन है, एक तो वो लेने के लिए जो मेरी समझ में आ रहा है, और दूसरी ये बात है कि जब ये पब्लिक ओपिनियन या हमारा डेटा किसी जगह पर जाएगा तो इसको पजीराई किस तरह से मिलेगी। सही, बस ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसी फारम में नीचे रेफरेंस दिया हुआ है UN चार्टर का। तो जो रेजोल्यूशंस हुए हैं बेसिकली उसमें फ़रीक पाकिस्तान और इंडिया ही थे, और ज़ाहिर है उन दोनों का यहाँ पे दाखिल होने के बाद ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा में शुरू हुआ। तो पार्टीज़ वही थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशंस दी हैं, और वो रिकमेंडेशंस थी वो बाइंडिंग नहीं थी। ये अलग बहस है कि उनको बाइंडिंग करने के लिए भी कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं जो हुए नहीं हैं अब तक। तो जब वो रिकमेंडेशंस थी तो उसमें भी ज़ाहिर है उन्होंने कंडीशन यही लगाई कि ज़ाहिर आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, अगर इस पूरी रियासत को इंडिया का हिस्सा बनना है तो ज़ाहिर वो लोगों की मर्ज़ी होगी तो वो इंडिया का हिस्सा बनेगा, अगर इस पूरी रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनना है वो ज़ाहिर यहाँ के लोगों की मर्ज़ी होगी तो वो बनेगा। तो मेरा अपना जो तज्ज़िया वो यही है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान जानते थे और समझते भी थे, और आज भी जानते हैं और समझते भी हैं कि पूरी रियासत पर ना इंडिया अक्सरियती राय ले सकती है और ना ही पाकिस्तान अक्सरियती राय ले सकती है। और जो थर्ड ऑप्शन है उसके ऊपर वैसे तो अगर आप टेक्निकली जो 13 अगस्त 1948 की जो UNCIP की करारदाद थी वो थोड़ी सी ओपन थी, जिसमें इंटरप्रिटेशन के लिहाज से आप ये ले सकते हैं कि जो भी फ़ैसला यहाँ के लोग करें। अब हमारे जो सबसे बड़े माहिर हैं उस अक़वाम मुत्तहिदा के पूरे टेम्पलेट और फ्रेमवर्क पर, वो है डॉक्टर सैयद नज़ीर अली गिलानी साहब। तो उन्होंने यही कहा कि इसमें कुछ चीज़ों की रिव्यू की ज़रूरत है, लेकिन फ़िल वक्त जो रिकमेंडेशंस जो तजावीज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडिया और पाकिस्तान को दी थी उसके ऊपर ना ही पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है और ना इंडिया कर रहा है। तो पहले तो उनके नज़र में ये हिकमत अमली ये है, तो पहले तो ये दो मुल्क जो मिनिमम क्राइटेरिया जो उन्होंने सेट किया उसके ऊपर तो ये दोनों मुल्क आएँ। अब क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है और हम 2023 में 77 साल गुज़र रहे हैं, तो जो UN चार्टर में जो राइट्स हैं उन राइट्स में जो हम अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्योंकि हम ख़ुद इंडिया को या पाकिस्तान को किसी चीज़ पर पाबंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने राइट्स के दायरे में रहकर जो हमारे इख्तियारात हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर वो तो हम ले सकते हैं अवामी रेफरेंस बनाकर, और उसको कोई भी काउंटर नहीं कर सकता। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पजीराई की बात, जब किसी भी कौम में लोग एक दूसरे को पजीराई देते हैं, एक दूसरे को तस्लीम करते हैं और एक कॉन्सेंसस पर आते हैं, तो दुनिया ऑटोमेटिकली जो है उनको सीरियस लेती है। जब हमने राय ली नहीं और अगर हमने ख़ुद मेहनत नहीं की अपने ऑब्जेक्टिव्स को या अपने मकासद को सामने लाने के लिए, तो उस सूरत में दुनिया भी वो हेडेक या वो सारी जो बुनियादी काम है वो करने के लिए तैयार नहीं होते। तो सारे बुनियादी काम हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली चीज़ों को उस लेवल तक ले जा रहे हैं जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी इस अंदाज़ में हुकूमतें नहीं बनी कि जिस पे आपने 100% लोगों से राय ली है, किसी को भी आपने इसमें से एक्सक्लूड नहीं किया। और जब आपके लोग राज़ी हैं किसी चीज़ पर, तो कैसे कि कहावत है कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो बेसिकली हमने दुनिया के सामने ये साबित करना है कि हम एक संजीदा कौम है, हम अपने मामलात को ख़ुद हैंडल कर सकते हैं। और जब दुनिया ये देखेगी हम अपने मामलात ख़ुद हैंडल कर रहे हैं, तो वो दुनिया तरजीह यहाँ के लोगों को देगी, ना कि इंडिया का क्या मौक़िफ़ है या पाकिस्तान का क्या है या दुनिया में
किसी और मुल्क का क्या है। इस पर अगर मज़ीद आपने वो पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बस बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। तो बड़ी एक अलबत्ता ये बात है कि ये इसका जो तरीक़ाकार आपने यूसी लेवल तक रखा है, तो साफ ज़रा इंडिविजुअली तो किसी बंदे के लिए मुश्किल काम होता है ये। तो इसके लिए आपके पास क्या तरीक़ाकार है, इसकी कोई वज़ाहत फरमाएं। जी, ये भी ज़रूरी है कि देखिए, फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने हिसाब किया है, अगर नीचे छम्ब जहाँ पे बरनाला शुरू होता है, ज़िला बिम्बर का वो इलाका, वहाँ से लेकर ऊपर तौबट तक अगर मैं ख़ुद अकेला जाऊँगा और हर घर में जाऊँगा, मुझे 1000 साल चाहिए सब लोगों से राय लेने के लिए। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, डेलीगेट कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं ज़िम्मेदारी नीचे घर तक। कैसे कि सबसे पहले हम तहसील में जा रहे हैं। तहसील में हम जो लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनके ज़रिए से हम यूनियन काउंसिल्स की निशानदेही कर रहे हैं। उन यूनियन काउंसिल्स में 1 या 2 बंदों की निशानदेही कर रहे हैं। वो यूनियन काउंसिल्स के लोग नीचे पटवार लेवल पर या मौज़ा लेवल पर वो बंदों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और नीचे जब आप मौज़ा गांव लेवल तक इस चीज़ को ले जाएं, तो फिर मौज़े में हर घर तक ये पहुँचाना आसान हो जाएगा। तो इसका तरीका जो डेटा इनपुट का, वो ये फार्म भी है, और इसके अलावा ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स भी एक ज़रिया मौजूद है, और जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनके मैसेंजर के ज़रिए से भी लोग डेटा दे रहे हैं। और जो टोटल आबादी जो 16 साल से ऊपर है इन 3 कैटेगरीज़ में, वो 30 लाख से ऊपर है। तो इस वक्त तक हमने तकरीबन 3.5 लाख लोगों का राय ले चुके हैं 136 दिन में। तो अबाउट 12% लोगों की राय हम ले चुके हैं। तो जब ये 50% तक पहुंच जाएगा या 51%, तो फिर हम दुनिया से इंगेजमेंट शुरू करेंगे। मेरे ख़्याल से अभी वक्त से पहले इंगेज करना दुरुस्त नहीं है। जब आपकी आधी आबादी के डेटा जब आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने सब तक पहुंच गए हैं आप, इसलिए तो आधे हुए हैं। तो बाकी आधे के लिए जो है ना, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में पज़िराई भी मिलेगी हमको, और दुनिया का मीडिया भी हमसे पूछेगा, और यकीनन जो अक़वाम मुत्तहिदा का सिलसिला है वो भी अपने उस मामलात को रिव्यू करेंगे, और नई नई चीज़ें, नए नए मौक़े वो सामने आएंगे। इस वक्त तो हम समझ लें कि 76 साल से या 77 साल से बिल्कुल मतलब मफलूज भी हैं, मुंजमद भी हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि यहाँ के लोगों की हुनर, यहाँ के लोगों का इनिशिएटिव, यहाँ के लोगों का मसले का हल खुद करने का जो सलाहियत है, जब वो सामने आएगी तो दुनिया हमें बहुत तवज्जो देगी। जी सर, मेरी आपसे तजवीज़ है कि अभी खालिस्तान वालों ने जो है वो किया अपना रेफरेंडम 2022, और उसमें सारी दुनिया से लिया। तो इसको क्यों नहीं हम इस तरह करते कि आज़ाद कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अनाउंस करके, तो हम मुश्तरका तौर पे जो है वो इसका रेफरेंडम का ऐलान करें, और अपने तौर पे, ये आपकी अच्छी काविश है, इसको मुश्तरका तौर पर रेफरेंडम का ऐलान करें, वहाँ से जो है वो लोगों की राय लेके उसको यूनाइटेड नेशन के प्लेटफार्म पे भी ले जाएं, बाकी मीडिया में भी ले जाएं, सारा इसको दुनिया को भी बताएं कि हमारा ये है। तो इस तरह की कोई बेहतर बात हो सकती है? देखिए, ये हो सकता है। देखिए, जो तशहीर है, आपने जब रियासत के हर बंदे तक पहुंचना है तो उसके लिए आपने मल्टीपल ज़राए इख्तियार करने हैं। हमने जो इस अमल को शुरू करने से पहले बहुत सारी इनिशिएटिव्स पर, बहुत सारी तजावीज़ पर गौर किया। तो मसलन कई लोगों ने कहा जी कि हर बाज़ार में एक स्टॉल होना चाहिए और लोग आएँ और ज़ाहिर वो अपना डेटा दें। ये भी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है। मेरे ख़्याल से अब तकरीबन हर ज़िले में और हर तहसील में ये काम पहुंच चुका है। तो अब इसके ऊपर बिल्कुल सोच विचार की जा सकती है। और क्योंकि ये चीज़ जब राय सबसे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इस अमल की मलकियत भी सबकी है। ये दुनिया कि मैं कहूँ जी कि नहीं, आपने इस तरीके से करना है और बाकी लोग सुने। हर आदमी, जैसे कि एक घर में लोग, उनका एक क्राइसिस होता है तो सब घर के लोग, उनकी अपनी तजवीज़ें होती है ना।
तो उसमें हर कोई लीड ले सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं लूँ, मैं तो अकेला मालिक तो नहीं हूँ, सब हैं। तो जो आपने कहा है बिल्कुल इसके ऊपर अब मेरे ख़्याल से वक्त है कि हम अब उस बड़े पैमाने पर भी वो कर सकते हैं। और जो भी तजवीज़ आपके सामने है वो हम बाकी जो हमारी स्पेस में जो शाम को 9 से 11 होता है, अब रात को मैं था इनके पास गिलानी साहब के घर, वहाँ पे हम कनेक्टिविटी इतनी कमज़ोर थी कि हम स्पेस में वो बात ही नहीं कर सके। और शायद यहाँ हवेली से किसी के पास और कोई मुतबादल स्ट्रॉन्ग DSL कनेक्शन हो, मुझे नहीं पता यहाँ पे। लेकिन ये है कि जो भी तजवीज़ है वो हम पब्लिक में करें, और बाकी जितने अज़ला हैं और तहसीलें हैं, अगर लोग उनको इंकॉर्पोरेट करें तो बिल्कुल वो हमें करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सबका काम है, लिहाजा मुख्तलिफ़ तजावीज़ आएंगी और उन तजावीज़ के ज़रिए से ही ये अमल सब तक जाएगा। तो मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इसी से जुड़ी हुई इसके लिए मेरी एक और तजवीज़ है कि अगर हम इसको अलामती तौर पर, ये अभी 24 अक्टूबर आ रहा है, तो हम 24 अक्टूबर के दिन ये अनाउंस करें कि आज से अनाउंस करें कि अच्छा जी, हर सतह पर, हर तहसील के लेवल पे जो है वो लोग अपने तौर पर इनको जो है ये डेटा मुहैया कर दिया जाए। ये भी नहीं, आज मोबाइल हर शख्स के पास है, वो उसको आप मुश्तहर कर दें कि अच्छा जी आप अपनी राय जो है वो इस बारे में हमें फ़लाँ मरकज़ में आप देते जाएं, और वहाँ से आप मुश्तहर करते जाएं, और एक हम डेट अनाउंस करें पूरी रियासती सतह पे कि अच्छा जी लोगों की ये राय है, और इस राय को जो है वो हम कलेक्टिवली जो है वो पेश करना चाहते हैं दुनिया को। तो उसी दिन जो है वो प्रोटेस्ट भी हों, लोगों को भी बताया जाए, लोग बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और अपनी राय का इजहार करें। तो इस तरह का मैकेनिज़्म तैयार किया जा सकता है। उसके लिए हम तो अपनी खिदमत पेश करने को तैयार हैं। हम बार एसोसिएशन की सतह पे ये कम अज़ कम हमारी जो 3 तहसीलें हैं इनकी हद तक हम एक देंगे, को राय आएगी। आम इंतखाबात होते हैं सर, कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 35%, 40%, 50% से ऊपर नहीं गए। लोगों की राय आती है, टर्न आउट यही आता है। तो उसके बाद जो जीतने वाला है वो 23%, 24%, 25% पे जाता है टोटल का। तो चलें, एक पब्लिक की एक राय तो आपको उस हद तक तो आ जाएगी, जिस हद तक वोट पड़ेंगे उस हद तक राय आएगी। उसके लिए अगर मुनज़्ज़म कैंपेन की जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि 24 अक्टूबर अलामती तौर पर एक बड़ा अहम डेट है। तो अगर उसी दिन के ऊपर अगर कोई ऐसा अमल जो हर ज़िले में हो, अगर बार एसोसिएशन से ही हो, क्योंकि देखिए ना हमारे मसले का एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता है, ठीक है। तो अगर वो बार एसोसिएशन के लेवल पर हो तो मैंने समझता कि उससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इसी के ऊपर हम कोई सोच विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा अमल है जो 24 अक्टूबर को किया जाए, और हर इलाके में, और प्रेफरेबली वो बार एसोसिएशंस के लेवल पर हो। मैं इसे एग्री करता हूँ, इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी, वो इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं ये कहना चाहता था, क्या उस पार भी इस डाटा कलेक्शन के हवाले से कुछ फ़र्क हो रहा है? जो हिंदू और सिख जो यहाँ पे रहते थे 47 से कबल, उनके मुतल्लक हो रहा है। अब जो पॉलिटिकल स्पेस हमारे पास यहाँ पे है, वो ना GB में वो स्पेस है, ना जम्मू में, ना वादी कश्मीर में, ना लद्दाख में। वो पेचीदगियाँ अपनी जगह पर, लेकिन क्योंकि आज़ाद हम अपने आप को कहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम आवाम के बलबूते पर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं और हो रही हैं, वो इसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के पास वो स्पेस है। तो हम ये चीज़ें अगर करने में कामयाब हो जाएं, और हम कामयाब हो भी रहे हैं, ये जब हो जाए तो एक रेफरेंस बन जाएगा, तो एक रास्ता मेरे ख़्याल से खुलेगा कि ऐसा ही अमल GB में, जम्मू में, लद्दाख में, वादी कश्मीर में हो। मैं ये समझता हूँ कि हम उसी चीज़ के लिए एक रास्ता हमवार कर रहे हैं। जी, किसी और साथी के जहन में अगर कोई सवाल हो खालिद साहब से? आपने कुछ कहना है? बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जिन्होंने भी शिरकत की है, और थैंक यू। और ज़ाहिर है ये एक चीज़ है जिसके ऊपर हर रोज़ कम से कम कुछ मिनट सोचा जाए इसके ऊपर। तो अगर हर शहरी थोड़ा थोड़ा सोचेगा इसके ऊपर, तो ये बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। 136 दिन में अबाउट 12% हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, और जैसे कि
हमारे दोस्त ने कहा कि इसको उस बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए तो उससे इसमें स्पीड आएगी। मैं समझता हूँ कि ये इसमें रफ्तार आएगी। और बिलखुसूस जो इन्हें 24 अक्टूबर के दिन के हवाले से कहा, मैं अभी से उसके ऊपर सोचना शुरू करूँगा कि वो किस तरीके से कोई ऐसा अमल 24 अक्टूबर को किया जाए जिससे वो पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये चीज़ वाज़ेह हो। और आखिरी चीज़ यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी अदलिया है, हमारी इंतज़ामिया है, हमारे सियासतदान हैं, ये है तो हमारे ही लोग ना, वो इसी दायरे में वो सारे आते हैं। तो लिहाजा जब हम कंसेंसस की बात करते हैं तो हम कंसेंसस सिर्फ कोई किसी एक जमात या एक कबीले या एक इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंसेंसस पूरे AJK वाइड की बात कर रहे हैं। और जब AJK वाइड कंसेंसस होगा तो ये हौसला और हिम्मत रियासत के बाकी इलाकों को भी दी जाएगी, उनको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हवेली ज़िले की जो बार एसोसिएशन है वहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक